इफेक्टिंग ऑन वेपर प्रेशर। तो आज बात करेंगे फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो पहला अगर फैक्टर की बात करें, वेपर प्रेशर इज नॉट अ सरफेस फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना, ठीक है। तो वेपर प्रेशर एक सरफेस फिनोमेना नहीं है। दैट इज इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड नहीं करता है, अमाउंट ऑफ लिक्विड कह दो, अमाउंट ऑफ लिक्विड, या फिर कह दो सेफ एंड साइज ऑफ कंटेनर। तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जैसे आपने देखा था कि क्या है कि वेपर प्रेशर जो है आपने देखा था इवापरेशन जो है वो सरफेस फिनोमेना था, है ना। इवापरेशन जो था वो सरफेस फिनोमेना था, और इवापरेशन जो है वो डिपेंड करता था सरफेस एरिया पर, और वेपर प्रेशर जो है वो सरफेस फिनोमेना नहीं है। समझे? हाँ, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दिमाग में रखना। भाई इवापरेशन जो है सरफेस फिनोमेना है, सरफेस एरिया डिपेंड करता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवापरेशन, जितना छोटा सरफेस एरिया उतना कम इवापरेशन। लेकिन ये जो है ये सरफेस फिनोमेना नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्यों नहीं सरफेस फिनोमेना? क्योंकि ये अमाउंट ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और वो अमाउंट ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता था। कौन अमाउंट ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता था? इवापरेशन। इवापरेशन अमाउंट ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता था, ये नहीं करता अमाउंट ऑफ लिक्विड। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये बात मैंने बताई थी कि भाई ये जो वेपर प्रेशर जो डिफाइन हुआ है वो हुआ आफ्टर स्टेब्लिशमेंट इक्विलिब्रियम, और इवापरेशन क्या है? इनिशियली स्टेट। तो इनिशियल में इवापरेशन ज्यादा होगा, फिर उसके बाद में कंडेंसेशन होगा, फिर एक टाइम आएगा जब दोनों क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। यानी जब दोनों सेम हो जाते हैं उसके बाद में वेपर प्रेशर की बात होती है ना। और उसके बाद जब वेपर प्रेशर की बात होती है तो इससे मैटर नहीं करता लिक्विड कौन ज्यादा है कौन कम। अगर इवापरेशन ज्यादा होगा, गाँव के सर, अगर इवापरेशन ज्यादा होगा लिक्विड का, तो कंडेंसेशन भी तो ज्यादा होगा कि नहीं? यानी आएंगे तो दोनों बराबर ही इक्विलिब्रियम पर। अगर बड़ा एरिया है, ज्यादा अमाउंट है, तो इवापरेशन ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा तो कंडेंसेशन भी क्या होगा? कम होगा। और एक टाइम आएगा जब दोनों कहाँ आएंगे? इक्विलिब्रियम, वहीं पर वेपर प्रेशर मेजर करेंगे। ऐसे अगर कंटेनर छोटा है तो इवापरेशन कम होगा, तो कंडेंसेशन भी क्या होगा? कम होगा। तभी एक टाइम ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम आएगा, तभी हम क्या मेजर करेंगे? वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम की बात होती है। अगर ज्यादा इवापरेशन हो रहा है तो ज्यादा ही, अगर हम कह रहे हैं कि मोर इवापरेशन हो रहा है, मोर इवापोरेशन अगर हो रहा है तो मोर और क्या हो रहा होगा? मोर कंडेंसेशन भी हो रहा होगा। तो हम लोग वेपर प्रेशर मेजर करते हैं, इसलिए एक सरफेस फिनोमेना नहीं। अगर रिवर्सिबल नहीं होती, इरिवर्सिबल होती, तो हम कह सकते थे सरफेस फिनोमेना। लेकिन तो इक्विलिब्रियम पर बात हो रही है। दूसरा था कि ये शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर पर डिपेंड नहीं करता है ना। कैसा भी कंटेनर का साइज हो, कैसा भी शेप हो, आप इस टाइप का अगर कंटेनर लेते हो, कुछ रेक्टेंगल टाइप का, तो ठीक है, नहीं डिपेंड करता है। अगर कुछ आप कंटेनर का शेप चेंज करते हो, ठीक है, कुछ इसका शेप आप चेंज भी कर दो, तब भी इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, है ना। तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। फिर वही बात ना जो मैं बोल रहा हूँ, आफ्टर इक्विलिब्रियम पर बात हो रही है, तो कंटेनर के शेप और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आप कैसा भी कंटेनर यूज करो, उसकी ज्योमेट्री पर कोई फर्क नहीं पड़े, ज्योमेट्री से।
ठीक है, तो इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो बात आती है किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि लिक्विड का नेचर क्या है। अब नेचर मतलब लिक्विड बहुत ज्यादा वोलाटाइल है कि कम वोलाटाइल, ठीक है भाई, जल्दी वो ज्यादा वोलाटाइल होगा तो ज्यादा वेपर बनाएगा, कम वोलाटाइल होगा तो कम वेपर बनाएगा, तो उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। लिक्विड दो तरीके के होते हैं, अगर हम यहाँ बात करें लिक्विड की वोलेटिलिटी की बेसिस पर, तो उनको दो तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं वोलाटाइल, वोलाटाइल लिक्विड, और एक होता है इसे क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल लिक्विड मतलब जिसकी वेपर बनती है, फॉर्म वेपर्स, जो वेपर बनाता है, फॉर्म्स वेपर्स, जिसकी वेपर्स बनती है, यानी इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसकी वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर होगा, तो जीरो का हो सकता है। लेकिन अगर नॉन वोलेटाइल लिक्विड है तो वेपर्स नहीं बनाएगा, वेपर नहीं फॉर्म करेगा, उस केस में जो इसका वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वेपर ही नहीं बनाएगा तो वेपर प्रेशर कैसे होगा। वोलाटाइल लिक्विड जो वेपर बनाते हैं, जो वोलाटाइल हो जाते हैं, जो उड़ जाते हैं, तो जल्दी वेपर बनाते हैं, जैसे वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको कल ही दिखाया था एक एग्जांपल H2O, वाटर भी एक तरीके का वोलाटाइल है। वाटर के अलावा आप बोल सकते हो मेथेनॉल, CH3OH, ये भी वोलाटाइल है ना। इस तरीके से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड ले सकते हो, C3H5OH, एथेनॉल, या फिर आप बात कर सकते हो बेंजीन, C6H6, या फिर आप बात कर सकते हो टॉलुइन, C6H5CH3, एक्सेट्रा। तो ये सब वोलाटाइल जनरली यूज होंगे इस चैप्टर में, ठीक है, इनकी बात होती रहेगी इस चैप्टर में। ये सब वोलाटाइल लिक्विड, ठीक है। और जो वोलाटाइल नहीं है, जो वोलाटाइल नहीं है उनमें ज्यादा ज्यादा हम लोग क्या देख सकते हैं, ये ज्यादातर लिक्विड नहीं होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। नॉन वोलाटाइल अगर बात करें तो जैसे कि आप कह सकते हो यूरिया, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकते हैं, तो ये आप देख लो वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल। तो यहाँ पर बात आ रही है इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी वोलाटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा वोलाटाइल है, कौन कम वोलाटाइल। अगर आपको हम दे दें यहाँ पर ऐसे आपको दे दिया जाए कि एक H2O मॉलिक्यूल है और दूसरा जो है यूरिया मॉलिक्यूल, यूरिया NH2CONH2, ठीक है, ये यूरिया फार्मूला। बोला जाए इन दोनों में वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, ठीक है, इन दोनों में वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, तो आप क्या बता दोगे, H2O जो है वोलाटाइल है, ये कैसा है, वोलाटाइल, और ये क्या है, नॉन वोलाटाइल, तो ये वेपर ज्यादा बनाएगा तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो। तो आप यहाँ से क्या बता सकते हो, आप यहाँ से बता सकते हो वेपर प्रेशर जो होगा H2O का ज्यादा होगा, किससे, वेपर प्रेशर ऑफ यूरिया से, किससे, यूरिया से, ठीक है। तो जो ज्यादा वोलाटाइल उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। लेकिन अगर हम क्या करें, यहाँ पर एक H2O ले ले भाई, ठीक है, और दूसरा हम क्या करें, दूसरा एथेनॉल ले लें, C2H5OH, अब हम बोले इन दोनों में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, H2O का होगा कि एथेनॉल का होगा। अब कहोगे सर दोनों वोलाटाइल है, आप कैसे बताएं, वोलाटाइल वाटर भी है, वोलाटाइल एथेनॉल भी है, दोनों के दोनों वोलाटाइल हो गए, अब किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो इस केस में आप ये देखो कि किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें कम होगा, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वो ज्यादा वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर अगर हाइड्रोजन मतलब बॉन्डिंग देखी जाती है वाटर के अंदर, तो एक वाटर मॉलिक्यूल, एक H2O मॉलिक्यूल जो है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 4, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, केमिकल बॉन्डिंग में बात बताइए। और वैसे ही अगर हम अल्कोहल की बात करें तो एक C2H5OH मॉलिक्यूल, OH मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है,
एक हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बॉन्डिंग जब बढ़ गई ना इसकी, जब बॉन्डिंग मजबूत हो गई तो वाटर जल्दी से इवापोरेट नहीं कर पाएगा। बॉन्डिंग वीक होगी तभी तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या है, जल्दी वेपराइज नहीं होगा एज कम्पेयर टू दिस, इसके कंपेयर, क्योंकि इसका बॉन्ड केवल एक वीक बॉन्ड, वो टूट गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर का तो लिख लिया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, अगर इन दोनों में बात की जाए कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, तब आप क्या कह सकते हो भाई, जिसमें आपको बॉन्डिंग कम नजर आए, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम नजर आए। भाई ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो फ्री कहाँ हो पाएगा, वेपर होने का मतलब फ्री होना, फ्री होगा तभी तो उड़ पाएगा, वेपराइज हो पाएगा। तो यहाँ 4 लोग उसको बांधे हुए हैं, नहीं निकल पा रहा, यहाँ 1 लोग बांधे हुए हैं, तोड़ करके निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि नेचर ऑफ लिक्विड में, ठीक है, तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा हो जाएगा, किसका ज्यादा हो जाएगा, इसका हम बोल देते हैं P0H2O, और इसका बोल देते हैं वेपर प्रेशर P0 एथेनॉल C2H5OH। ठीक है, और यहाँ से एक रिलेशन भी लिख लेते हैं, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख दो सिंपल सा, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या मतलब है, मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम, जितना वीक फोर्स, उतना ज्यादा उसका क्या, वेपर प्रेशर। फोर्स कम किसमें है, तो फोर्स कम आपको एथेनॉल में दिख रहा है, तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, P0 वेपर प्रेशर है, P0 जो है वेपर प्रेशर है, तो वेपर प्रेशर एथेनॉल का ज्यादा हो जाएगा किससे, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं और कर सकते हैं। एक और लेकर के देखते हैं, मान लो अपने पास है मेथेनॉल, अपने पास है CH2OH, CH2OH, अपने पास है CH2OH, CHOH, CH2OH। मेथेनॉल, इसको तो जानते ही हो, मेथेनॉल है ये, मेथेनॉल, ये क्या है, ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल बोलते हैं, और ये क्या है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। तो अगर इनके वेपर प्रेशर की हम लोग बात करते हैं, किसका वेपर प्रेशर, इसको हम क्या करते हैं, इसका वेपर प्रेशर को हम बोल देते हैं P0A, इसको बोल देते हैं P0B, और इसको बोल देते हैं P0C। अब बात आती है वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, तो किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम दिख रहा है, ये मॉलिक्यूल में, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया, इसमें क्या हो गया, और बढ़ गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम इसमें है, यानी वेपर प्रेशर ज्यादा किसका होगा, मेथेनॉल का। तो अगर यहाँ से आपको कंपेयर करना हो वेपर प्रेशर, तो बता सकते हो P0A का ज्यादा होगा, फिर P0B, और फिर P0। अब तीनों ही वोलाटाइल है, ठीक है, लेकिन जब तीनों ही एक ही वोलाटाइल है, लेकिन जब उसमें भी देखना है तब आप देखो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेपर प्रेशर बता सकते हैं। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और इसके लिए एक ग्राफ जो आया है टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में, वो हम लोग देख लेते हैं, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इंक्रीज करता है वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ साथ, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव होगा, होगा कि नहीं, और फिर वहां पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो क्या होगा, वेपर
प्रेशर, तो डिपेंड करता है, नहीं है यहाँ पर, बस आप देख लो। क्लासियस, क्लासियस क्लैपिरॉन इक्वेशन, क्लासियस क्लैपिरॉन इक्वेशन, वेपर प्रेशर को लेकर के इक्वेशन है, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। लॉग P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू लॉग बाई स्टेन ले सकते हैं, डेल एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T। बस ये चेंज होता रहता है ऊपर का, ठीक है, हर चैप्टर में अलग अलग है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, ये फैक्टर क्या होता रहता है। बाकी ये क्वेश्चन ज्यादातर अगर प्रेशर के टर्म में है तो यही आती है। तो ये क्वेश्चन है, आप पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, बहुत जगह पढ़ते हैं। P1 P2 क्या है, वेपर प्रेशर है, ठीक है, हाँ, P1 है, P2 वेपर प्रेशर है, डेल एच क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, टेम्परेचर क्या है, ये टेम्परेचर है T1 और T2, आर क्या है, आर गैस कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ जो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि एनर्जी फैक्टर आएगा तो इसको हम लोग जूल में यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे जूल में, इसकी वैल्यू क्या होती है, आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन मोल, ठीक है, तो ये इसकी यूनिट होती है जूल पर केल्विन, आर की वैल्यू ये होती है, तो हम लोग यूज करते हैं। देख लो भाई, ये क्या, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, आर के बारे में बता दिया, P1 P2 क्या, वेपर प्रेशर। यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी और हम आपको बता देते हैं, फिर एक क्वेश्चन इसके ऊपर देते हैं, वो है बॉइलिंग पॉइंट। बताओ भाई, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बीपी जिसे हम लोग कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बीपी। हम्म, हाँ, क्या कह सकते हो, इक्वल हो जाए, हाँ, ठीक है, ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर becomes equal to the एक्सटर्नल प्रेशर, या उसी को एटमॉस्फेरिक भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर known as boiling point, boiling point at that temperature, at that इस टेम्परेचर की बॉइलिंग पॉइंट कहलाती है, ठीक है। तो भाई बॉइलिंग पॉइंट जनरली हम लोग क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट हम लोग जनरली ये चीज दिमाग में रखते हैं कि द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, बॉयल होने लगे एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, वाटर के केस में, कि लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, वेपराइजेशन, मैंने बोला था ना, वेपराइजेशन इवापोरेशन में क्या डिफरेंस है, इवापोरेशन एनी गिवन टेम्परेचर पर बात होती है, और वेपराइजेशन होती है जब हम लोग बात करते हैं उसके बॉइलिंग टेम्परेचर पर, जब बॉइलिंग टेम्परेचर पर बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। तो भाई अगर बात है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो जनरली लोग भाई दिमाग में रखते हैं कि वेपराइजेशन जहाँ से स्टार्ट हो जाता है वही उसकी क्या कहलाती है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाती है। बट जो एक्चुअल जो सही डिफिनेशन है वो ये है कि बॉइलिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होती है, तो बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट होने के लिए वेपर प्रेशर किसके इक्वल होना चाहिए, कम से कम एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल, वहीं से स्टार्ट होगा बॉइलिंग पॉइंट। जब तक ये इक्वल नहीं हो तब तक कभी भी बॉयल नहीं हो सकता, कभी बॉयल नहीं होगी, बॉयल करते रहोगे बॉइलिंग आएगी, लेकिन जब ऐसा होगा तभी हम कह सकते हैं बॉयल होगा, बॉइलिंग आएगी।
एक्सटर्नल प्रेशर है, एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर हमारा एक लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड है, जो वेपराइज होना चाहता है, वेपर बनाना चाहता है। ठीक है। अब एक्सटर्नल यानी बाहर का जो मान लो प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर, वो है 1 atm, है ना। और यहाँ का जो हम टेम्परेचर इसको दे रहे हैं, टेम्परेचर जो हम यहाँ पर दे रहे हैं, ये टेम्परेचर फॉर एग्जांपल अगर मान लो इसको वाटर ही कंसीडर कर रहे हैं, तो ये टेम्परेचर अभी है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 90। और हम जानते हैं कि भाई वाटर बॉयल कब होता है? 100 डिग्री पर, है? और यहाँ का प्रेशर क्या है? 1 atm। तो अगर प्रेशर जो है 1 atm है और अभी 90 डिग्री है, तो ये अभी बॉइलिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो इस प्रेशर के मतलब बराबर नहीं पहुंचे। इसका जो टेम्परेचर अगर 100 पहुंचेगा तब इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। अभी नहीं हुआ, अभी वेपर प्रेशर जो है इसके एक्सटर्नल के बराबर नहीं हुआ। ठीक है। यानी अगर हम टेम्परेचर इसका 100 डिग्री कर दे, यहाँ से अगर इसका टेम्परेचर क्या कर दे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दे, अब जो इसका जो वेपर्स बनेंगी और जो इनके प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, जो ये वेपर प्रेशर होगा, ये 1 atm रीच कर जाएगा। कहाँ रीच कर जाएगा? 1 atm। यानी वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? 1 atm। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? एक्सटर्नल प्रेशर। यानी जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, वहां से क्या स्टार्ट हो जाएगी? बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बॉइलिंग स्टार्ट होने के लिए वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर हम एक्सटर्नल प्रेशर और बढ़ा दें, एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm की जगह अगर हम 2 atm कर दें, तब क्या करना पड़ेगा? इस टेम्परेचर पर भी नहीं होगा बॉयल, यानी हमको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? और बढ़ाना पड़ेगा। यानी आप देख रहे हो वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है ना। हाँ। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यानी जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रही है? इंक्रीज करती जा रही है। ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करती है एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर। ठीक है। हाँ। और एक्सटर्नल प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट टेम्परेचर T Kelvin is 19 mm of Hg, is 19 mm of Hg if enthalpy of vaporization of water is, if enthalpy of vaporization of water is 40.67 kilojoule per mole, if enthalpy of vaporization of water is, then temperature T would be, then temperature T would be, temperature T क्या हो? लॉग की वैल्यू गिवन है, लॉग बेस टू 0.3, आर की भी वैल्यू गिवन है 8.314 जूल पर केल्विन मोल। अगर गिवन में नहीं होती तो ये आपको याद होना चाहिए दोनों चीज। ठीक है। तो ये गिवन है और ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखो, और इस क्वेश्चन को देखने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट की और बात कर लेते हैं। यहाँ पर दो तरीके के टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट जब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होगा, तो एक्सटर्नल प्रेशर उसका क्या होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट पर जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा उसको 1 बार कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? 1 बार इज इक्वल टू वेपर प्रेशर होगा, तभी तो बॉइलिंग होगी। और अगर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या लेते हैं हम लोग नॉर्मली? 1 atm। क्या लेते हैं? 1 atm। किसके इक्वल हो जाएगा? वेपर प्रेशर। अच्छा, एटीएम को ही हम लोग mm और Hg में क्या बोलते हैं? 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ 1 atm इज इक्वल टू होता है दिस। तो आपका जब क्वेश्चन है तो वहां पर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है। देखो, तो दो चीजें हो सकती है। तो नॉर्मल, तो स्टैंडर्ड तो नहीं रहता है जनरली। ठीक है। हम लोग नॉर्मल पर ही बात करते हैं 1 atm पर, क्योंकि उसी से रिलेटेड हमको फैक्टर मिल जाते हैं।
तो देख लो, और अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। कैलकुलेटिव हो सकता है, कैलकुलेशन हो सकती है थोड़ी बहुत, ठीक है, और करना पड़ेगा भाई कैलकुलेशन, क्योंकि आजकल कैलकुलेशन के हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि जेई में ही आता है, नीट में भी अच्छी खासी कैलकुलेशन आती है, ठीक है। और इसमें उन्होंने बोला है कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसको आप T1 बोल सकते हो, क्या है 373 केल्विन, नॉर्मल T1 गिवन। और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर क्या होता है, ये देखो, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर 180, ये वेपर प्रेशर है T1 और T2। तो ये जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, इसी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे जो प्रेशर है P1 वो कितना है 1 एटीएम। यहाँ से आप देखो भाई इस क्वेश्चन को, और 1 एटीएम होता है 760 mm ऑफ Hg। mm ऑफ, क्यों mm ऑफ Hg किया, क्योंकि पहले से ही एक यूनिट किसमें है mm ऑफ Hg में, इसलिए यूनिट हम लोग सेम लेकर के आए। P1 गिवन है, P2 गिवन है, P2 है 19 mm ऑफ Hg, P1 P2 पता चल गया, T1 पता चल गया, और क्या निकालना है क्वेश्चन में, T2 निकालना है। क्या निकालना है, बोला ना टेम्परेचर बताओ, यानी T केल्विन पर, ये है, चलिए टेम्परेचर बताना है, T2 बताना है तुम्हें, बताओ भाई T2। आर की वैल्यू सबको पता है, डेल एच वेपराइजेशन जो है वो क्या है 40 किलो जूल पर, तो किलो जूल को कन्वर्ट कर लेना यार, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आर की वैल्यू जूल में है, तो उसको भी जूल में कर लो, ऐसा नहीं किलो में पुट कर दो आप। तो 40.67 इंटू 10⁻³ या 1000 जूल पर मोल, और आर की वैल्यू भी गिवन है क्या 8.314 जूल पर, ठीक है, केल्विन मोल। नोट करो, अब करो यार, वैल्यू पुट करो फार्मूला में, पुट करो, सॉल्व करो, निकालो। 250 केल्विन बी सी और 291.4 केल्विन, 230 केल्विन और 29, ये बहुत ही अप्रॉक्स आंसर आ रहा है, यानी कि बहुत अच्छी कैलकुलेशन करनी है। आप नीट लेवल में तो ऐसा ऑप्शन नहीं होता है कि एक में 90 हो, एक में क्या हो, एक में क्या हो 91, इतना क्लोज है, समझे। हाँ, कहने का थोड़ी सी कैलकुलेशन की जरूरत है, तो 90 91 यानी बहुत ही एग्जैक्ट कर ली कैलकुलेशन, है ना, तो बिल्कुल क्लोज क्लोज वैल्यू आ रही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं, ये दोनों तो बहुत क्लोज हो गए। पुट करो, सॉल्व करो, लॉग लॉग बेस 10 P2 की वैल्यू क्या होगी, P2 की वैल्यू 19 है भाई, 19 डिवाइड बाई क्या 760 इज इक्वल टू डेल एच वेपराइजेशन 40.67 इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.31 और 1/T1 373 माइनस 1/T2 लिखा रहने दो, इसको सॉल्व करो। 19, इसको क्या करते हैं हम लोग साइड में सॉल्व कर लेते हैं, करते हैं लॉग बेस 10 19/760, अरे यार बस मैथमेटिक्स करना है, 19 4 जा 76 1/40, यानी ये क्या आ गया लॉग बेस 10 1/40, कैंसिल हो गया 40, लॉग m बाई एन लिखा हुआ है, लॉग m बाई एन, तो यहाँ प्रॉपर्टी लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, हाँ लॉग बेस 1, ठीक है, लॉग m माइनस लॉग n 40, लॉग बेस 10 1 की वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है 0, क्या होती है 0, माइनस 0 बाहर रहने दो माइनस का, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं लॉग बेस 10, इसको लिख लेते हैं 2 की पावर 2 इंटू 10, बोलो लिख सकते हैं, लिख लिया,
4 को लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू 10। अब यह माइनस को बाहर रहने दो और यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं प्रॉपर्टी फिर से, ये लॉग m की पावर n और ये वाली। ठीक है, तो एक बार और इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं लॉग बेस 10 2 की पावर 2 m इंटू n, तो क्या हो जाएगा m प्लस n। ये m इंटू n प्रॉपर्टी लग गई, m इंटू n तो m प्लस n। फिर क्या है, अगर हम लोग माइनस रहने दें और 2 को आगे ले आए तो 2 log 2, हमारे लिए पूरा सॉल्व कर रहे हैं, 2 log 2 प्लस लॉग बेस 10 की वैल्यू हो जाती है 1। log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है क्या, 0.3। तो 0.3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.6 और 1 प्लस कर दोगे तो 1.6 माइनस का आएगा। क्या आएगा, ये आया, ये आना चाहिए माइनस का 1.6 माइनस, कोई दिक्कत नहीं, माइनस आ रहा, आने दो, यहाँ लिख लो माइनस का 1.6। अब बाकी सॉल्व करो, आगे करो यार ये सब काम। ये सब काम करो आगे। ये सॉल्व किया, कितना आया बताओ। चलो लिख लेते हैं। ये सॉल्व किया, डिवाइड किया, कितना आया 4, ये हो जाएगा 44,000, ये हो जाएगा 8, 8 8 टू जा 16, 16 और यहाँ पर 2 जीरो 40, 16 5 5 का 5 टाइम समझे 524। अच्छा ठीक है, 2.303 इंटू 8.314। इसको कर लो, यहाँ एलसीएम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 373 T2, 370 से 370 कैंसिल, क्या हो जाएगा T2 माइनस 373, T2 से T2 ये आ जाएगा एलसीएम लेकर। ये सॉल्व किया था, ये भी इतना आया था 40,000 लगभग, और 8 टू 16, 16 से 5 डिवाइड बाई 20। ठीक है, और माइनस 1.6, थोड़ा कैलकुलेट करो इसे। तो ये जो वैल्यू आई है इसको इस वैल्यू से डिवाइड कर दो, 2.6 T2 अप्रोक्स 5.69 आएगा अप्रोक्स, T2 माइनस T73 डिवाइड बाई T2। अब इसको जरा सॉल्व करो यार, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं T2 पहले, तो क्या हो जाएगा माइनस 1.6 T2 इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो, अंदर करा दो, अंदर मल्टीप्लाई करा दो, क्या हो जाएगा 5.69 T2 माइनस, सॉल्व करोगे तो लगभग जो आएगा यहाँ से वो आएगा 2124, इससे मल्टीप्लाई करने का, अंदर जाकर के, अंदर जाकर के जब ये जो है फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा। अब क्या करो, इसको इधर ले जाओ, 2124 को प्लस में हो गया, ये इधर लाओ तो 5.69 माइनस 1.6 कितना हो जाएगा, 5.69 में से 1.6 माइनस करो 3.29। हाँ, 5.69 T2 में से माइनस कर दो 1.6, T2 प्लस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 7.2, हाँ 9। हाँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2124 इज इक्वल टू 7.29 T2, तो T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाँ 2124 डिवाइड बाई 7.29, कौन सा आएगा आंसर, बी आ जाएगा। ये आ रहा है 3 आ रहा है लगभग।
ठीक है, तो वही अप्रॉक्स आ जाएगा 4। तो ये थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, बहुत सी कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है, हर एक चीज वही कुछ करना पड़ेगा दिमाग में, माइंड में, या फिर आप पेन चलाओ। ठीक है, और ऐसा नहीं है, आजकल ऐसे भी क्वेश्चन कैलकुलेशन नीट में फिजिकल केमिस्ट्री में आ जा रहे हैं। ठीक है, और आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि सब पहले जेई नहीं आते थे वहीं पर। ठीक है, नीट में भी इनकी पॉसिबिलिटी है, तो क्या है, थोड़ा प्रैक्टिस करना जरूरी है, और ऐसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो देख लो घर पर एक बार, इसको फिर से अटेम्प्ट कर लेना, देख लेना। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस फार्मूला बेस्ड होते हैं, मेन क्या करना है, कैलकुलेशन। ठीक है, उसको आप फास्ट कर लो, बाकी फार्मूला याद हो, केवल पुट करो, क्वेश्चन बहुत आसान। अगर आपको आसान कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें 1 2 3 केस आते हैं, है ना। तो इसमें से क्या थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन अगर आप सही से ध्यान दे करके पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। अगर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करोगे, याद करने वाला तरीका कम रखोगे, तब आप कंफ्यूज नहीं होगे। यहाँ बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, सोल्यूशन की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, सोल्यूशन। देखो, सल्यूट का वेपर प्रेशर आप आराम से निकाल सकते थे, है ना, जब कोई सोल्यूशन नहीं बना है। कहने का मतलब, जब लिक्विड क्या है, अलग अलग, जैसे एथेनॉल, मेथेनॉल, आप बता सकते हैं ना वेपर प्रेशर किसका क्या होगा। लेकिन अगर एथेनॉल मेथेनॉल को मिला दें और फिर बोले वेपर प्रेशर बताओ एथेनॉल को क्या हुआ होगा और मेथेनॉल को क्या हुआ होगा, तब हम डायरेक्ट देख करके नहीं बता सकते। ठीक है, क्या चेंज हुआ होगा, दोनों अच्छे से मिल गए कि नहीं, मिक्स हो गए कि नहीं, मिक्स नहीं हुए क्या, कोई डेंसिटी लो है नीचे जाकर के सेटल हो गया, कोई ऊपर है, तो उस केस में अलग अलग वेपर प्रेशर आ सकता है। ठीक है, हम लोग ऐसे नहीं बता सकते इसका ज्यादा होगा इसका कम होगा। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बताने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हम लोगों को, अगर सोल्यूशन का बताना है। तो याद रखना, फिर से वही बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम लोग सोल्यूशन की बात करेंगे, तो आप जानते हो सोल्यूशन दो चीजों से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है, सोल्यूट से, और दूसरा किससे, सॉल्वेंट से। दो चीजें होती हैं। सॉल्वेंट जो है, हम लोग जो सॉल्वेंट यूज करेंगे वो हमेशा वोलेटाइल रहेगा। क्या रहेगा, वोलेटाइल। जनरली हम लोग इसको वोलेटाइल ही लेते हैं, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट तरीके से यूज करते हैं जनरली वाटर को। किसको यूज करते हैं, वाटर। वाटर हमारा यूज होता है एज सॉल्वेंट, और वो क्या होता है, वोलेटाइल। सल्यूट जो है, यहाँ पर दो केस हो सकते हैं, वोलाटाइल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, नॉन वोलाटाइल हो सकता है। दोनों हो सकते हैं सल्यूट। ठीक है, हाँ, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा वोलाटाइल रहेगा। और सोल्यूशन बनता कैसे, जब सॉल्वेंट में हम लोग सोल्यूट को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तब बनता है हमारा सोल्यूशन। तो ये हमेशा वोलाटाइल रहेगा, लेकिन सोल्यूट वोलाटाइल भी हो सकता है और नॉन वोलाटाइल भी हो सकता है। तो इसमें जो पहला केस बनेगा, वो पहला केस हम ये बनाएंगे कि सॉल्वेंट भी वोलाटाइल है और सोल्यूट भी क्या है, वोलाटाइल। तो पहला केस हम लोग यही बनाएंगे, दोनों को वोलाटाइल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे केस नंबर 1। और केस नंबर 1 बताएगा, क्या बताएगा, व्हेन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलाटाइल। बोथ आर वोलाटाइल। तो दोनों वोलाटाइल है, लेकिन दोनों वोलाटाइल होने के साथ साथ मिसिबल भी। और क्या है, मिसिबल है, मिसिबल लिक्विड। ये भी बात दिमाग में रखना। ठीक है, मिसिबल मतलब आपस में मिक्स हो जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं, एक दूसरे में डिसॉल्व हो जा रहे हैं, घुल जा रहे हैं, समझे, ऐसा है। तो वोलाटाइल तो है, साथ में क्या है, मिसिबल भी। तो इस डायग्राम बनाएंगे हम लोग, देखते हैं। मान लो एक हमारे पास है लिक्विड, एक बात याद रखना,
जब भी कभी हम लोग बात करेंगे सॉल्वेंट की तो हम उसको डिनोट करेंगे कैपिटल ए से, तो समझ जाना सॉल्वेंट की बात हो रही है। और जब भी कभी बात करेंगे सल्यूट की तो उसको डिनोट करेंगे कैपिटल बी से। तो बी रिप्रेजेंटेशन है सल्यूट का और सॉल्वेंट का रिप्रेजेंटेशन ए। तो अब हम लोग एक कंटेनर लेते हैं। मैंने बोला था भाई क्लोज कंटेनर लेना होता है वेपर प्रेशर के लिए, ओपन ले नहीं सकते हैं क्योंकि वेपर स्कैप कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया है कंटेनर, इसके अंदर हमने एक वोलाटाइल लिक्विड लिया क्योंकि दोनों ही वोलाटाइल है, और इसके अंदर हम ले रहे हैं प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए है। ठीक है, और इसकी कुछ वेपर्स बनेंगी। जब प्योर लिक्विड है वोलाटाइल है तो इसकी क्या बनेंगी, वेपर बनेंगी। तो यहाँ पर जो इसकी वेपर बनेंगी प्योर लिक्विड है की, तो इनका अपना वेपर प्रेशर भी होगा। इसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए, या इसी को हम बोलेंगे प्योर वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे, प्योर वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर। प्योर है, प्योर मतलब इसमें और कोई मिलावट नहीं है, केवल कौन है, ए है ना। प्योर को हम लोग बोलते हैं पी नॉट, और ए है तो ए, यानी प्योर वेपर प्रेशर क्या है, ए का है। ठीक, ऐसे ही हमने क्या किया, दूसरा लिक्विड लिया, दूसरा लिक्विड। अच्छा, दूसरा लिक्विड हमने लिया यहाँ पर, यह है लिक्विड बी, यह है लिक्विड बी, लिक्विड बी, लिक्विड बी मतलब सल्यूट। तो इसका भी प्रेशर होगा क्योंकि वोलाटाइल होंगे, वोलाटाइल होंगे ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो इनकी वेपर्स बनेंगी, वेपर बनेंगी तो वेपर प्रेशर होगा। अच्छा, इसका वेपर प्रेशर होगा तो वो क्या होगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी बोले, और प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी को हम लोग क्या बोलेंगे, पी नॉट बी। अब दोनों को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया, मिला दिया। भाई सोल्यूशन बना रहे हैं ना, सोल्यूशन कैसे बनता है, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों को मिला दिया। जैसे ही दोनों को मिलाया तो बन गया भैया सोल्यूशन, रेडी हो गया, रेडी होकर के आ गया सोल्यूशन। ठीक है, रेडी होकर के आ गया सोल्यूशन। अब ये जो सोल्यूशन रेडी होकर के आ गया, इस सोल्यूशन के अंदर दोनों लिक्विड क्या हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं और मिसबल भी हो चुके हैं, मिसबल अच्छे से इनके मोल्स जो है वो क्या हो चुके हैं, मिक्स हो गए, मिक्स हो गए। अच्छा, अब ये जो सोल्यूशन बन करके है, अब ये लिक्विड ए और बी क्या है, ये आप कह सकते हो सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन ऑफ लिक्विड ए एंड बी, इन दोनों से मिलकर के बना सोल्यूशन। अच्छा, यहां पर भी वेपर्स बनेंगी, वेपर्स बनेंगी। अब ये जो वेपर्स बनेंगी ये किसकी वेपर्स होंगी, ए की कि बी की, दोनों की होंगी ना, ए की भी होंगी और बी की भी होंगी। लेकिन इसको हम प्योर नहीं कह सकते अब, क्यों, क्योंकि इसमें मिलावट हो चुकी है। क्या हो चुकी भाई, मिलावट है, प्योर नहीं रहा। अब इसमें ए भी आ गया, अभी यहाँ तक प्योर था, बी था, ए नहीं था, यहाँ ए था, बी नहीं था, केवल ए था, यहाँ केवल बी था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, मिलावट हो गई दोनों। जब मिलावट हो जाती है तो यहाँ पर जो हम लोग प्रेशर की बात करते हैं उसको प्योर प्रेशर ना बोल करके पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर। यानी यहाँ पर जो ए का जो होगा वो होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, और जो बी का होगा वो क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। देखो सिंबल बदल गया, वहां पी नॉट था, यहाँ क्या हो गया, पी। ये सिंबल का अलग मतलब, इसका मतलब पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, मिक्सचर का वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, पार्शियल होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है ये जो सोल्यूशन है इसके मोल फ्रैक्शन पर। भाई मोल फ्रैक्शन किसके लिए डिफाइन है, प्योर के लिए डिफाइन है कि मिक्सचर के लिए डिफाइन है, मोल फ्रैक्शन किसके लिए डिफाइन है, मिक्सचर के लिए। तो यहाँ पर तुम नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते थे कि इसके नंबर ऑफ मोल्स भी है, नंबर ऑफ मोल्स है, लेकिन जब मिक्सचर बोलते तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं बोलेंगे, तो हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन, है ना। ए के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो टोटल मोल्स में क्या उनका फ्रैक्शन है, यही तो बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो यहां से अगर हम बात करते हैं जो पार्शियल प्रेशर है पीए, ठीक है,
जो पार्शियल प्रेशर डिपेंड कर रहा है, अच्छा प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? उसके मोल, मोल पे डिपेंड करता है ना, जिसके मोल ज्यादा उसका प्रेशर भी क्या ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मोल पर प्रेशर डिपेंड करता है, ऐसा मोल फ्रिक्शन भी क्या करेगा, प्रेशर पे डिपेंड करेगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रिक्शन ऑफ ए। ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, मोल फ्रिक्शन ऑफ बी। इसी को बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। अब ले आना, इसी को क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ। काफी इंपॉर्टेंट है। राउल्ट्स लॉ, ठीक है, राउल्ट्स लॉ आता है यहाँ पे, तो देख लेना। इससे क्या क्या डिफाइन करेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ डेड कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ डेड कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रिक्शन ऑफ डेड कंपोनेंट। ठीक है, इसी को राउल्ट्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, उसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। ठीक है, आई बात समझ में? थोड़ा सा इसको और देखते हैं हम लोग। देखो, अब जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए है, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा क्या, पी नॉट ए और जीटा ए। ऐसे ही अगर हम लोग पीबी है, पीबी यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, पी नॉट बी और जीटा बी। ये दोनों इक्वेशन बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लो। बात आती है कि सर पी नॉट ए क्या है, पी नॉट बी क्या है, तो फिर से हम, आप लोग ये याद रखो क्या है ये है प्योर, क्या है प्योर, प्योर वेपर प्रेशर। तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे अगर इस सिंबल का मतलब समझोगे। प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी। ऐसे अगर आपसे बोला जाए कि पीए है और पीबी है, ये दोनों क्या है, पीए और पीबी क्या है, तो इसको बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो डाल्टन्स लॉ बस हम लोग पढ़ेंगे नहीं ज्यादा इसमें कुछ। ठीक है, बस डाल्टन्स लॉ इक्वेशन यूज कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, टोटल प्रेशर जो होता है मिक्सचर का, वो इक्वल टू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर, सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर, पीए प्लस पीबी। यहाँ सी होता तो पीसी कर देते, डी होता तो पीडी, सबका जोड़, सभी पार्शियल प्रेशर को जोड़ दो, वो टोटल प्रेशर के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, तो अगर ये पीटी है तो पीए की वैल्यू अभी मैंने कैलकुलेट कराई है, क्या है, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पीबी की वैल्यू क्या है, पी नॉट बी जीटा बी। ये हो गया पीटी, यानी प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। पीटी टोटल प्रेशर बोलो या इसको बोलो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, जीटा है, जीटा भी आप समझ पाए क्या होता है, जीटा इज जीटा बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन राउल्ट्स लॉ, इन अ सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन the partial vapor pressure of each component, in a solution the partial vapor pressure of each component, the partial vapor pressure of each component is directly proportional to the, is directly proportional to the vapor pressure of that component, is directly proportional to the, sorry vapor mole fraction, is directly proportional to the mole fraction of that component, mole fraction of that component। ठीक है, तो आप जानते हो मैंने आपको एक रिलेशन बताई थी, जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या करो बेटा, जीटा ए की वैल्यू पुट कर दो तो जीटा ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
1 माइनस जीटा बी, ये उधर चला गया, माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये जो जीटा ए की वैल्यू है, ये वैल्यू ला करके यहाँ पुट कर दो इक्वेशन नंबर स्टार में, इसको स्टार मान इक्वेशन नंबर स्टार में पुट कर दो। तो बताओ जरा सॉल्व करके क्या आ जाएगा। पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस जीटा बी प्लस पी नॉट बी, क्या आ जाएगा, जीटा बी आ जाएगा। अब सब देखो जीटा बी के टर्म में आ गया, इस तरीके मल्टीप्लाई करके ओपन कर लो तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, थोड़ा ठीक है आपको दिखाने के लिए हम कर रहे हैं, पी नॉट ए जीटा बी प्लस पी नॉट बी जीटा बी। बाहर क्या कर लें, पी नॉट ए, पी नॉट ए यहाँ से बाहर हो गया। अब यहाँ देखो कॉमन क्या है भाई, ये वाला फैक्टर क्या है, कॉमन है ना, कॉमन है, प्लस लगा देते हैं हम लोग, प्लस लगा देते हैं, इस माइनस को इसके साथ जोड़ना। ये देखो प्लस वाला टर्म को पहले लेते हैं, प्लस वाले टर्म, तो क्या ले लेते हैं, यहाँ से हमने इसको कॉमन कर लिया, क्या ले लिया, पी नॉट बी। फिर ये देखो आ गया, यहाँ ये कॉमन हो चुका है, क्या है माइनस का पी नॉट ए, और कॉमन क्या ले लिया था, जीटा बी। तो ये इक्वेशन आ जाएगी, बोलो यस और नो, सही है कि नहीं, ठीक है, तो ये आ जाएगी इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आ जाएगा पी टी इज इक्वल टू पी नॉट है पी नॉट बी माइनस पी नॉट है जीटा बी। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर जीटा बी की वैल्यू पुट करोगे इसी के अंदर, तो इक्वेशन और आ जाएगी। तो पुट करने की जरूरत नहीं है, इसी को देख करके लिख सकते हो, इसी को देख करके लिख सकते हो। इफ अगर हम लोग क्या कर दे, जीटा बी इज इक्वल टू 1 माइनस जीटा ए, तो इसी को देख करके लिखो इक्वेशन। क्या करोगे, एक याद रखो, यहाँ पी नॉट ए है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी नॉट बी प्लस यहाँ पी नॉट बी है तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, यहाँ क्या आ जाएगा, जीटा ए। ठीक है, लिखा करते हैं, मोल फ्रिक्शन, मोल फ्रिक्शन और वेपर प्रेशर, और यहाँ पर हम प्योर वेपर प्रेशर मान लेते हैं पी नॉट, पी नॉट कोई प्योर है, पी नॉट ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। हाँ, तो अभी आपने देखा था वेपर प्रेशर और मोल फ्रिक्शन के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली रिलेशन है तो क्या जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से लाइन जाएगी, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन जाएगी तो कुछ इस तरीके से कर्व आने की उम्मीद है, ऐसा कर्व कुछ आएगा। ये पी नॉट प्योर है, मान लो इसको प्योर मान लें, प्योर वेपर प्रेशर, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन जाती है ना। तो हम लोग सोल्यूशन का बनाएंगे, ये तो प्योर की बात कर रहे हैं, सोल्यूशन का बनाते हैं, सोल्यूशन का। तो सोल्यूशन का अगर हम लोग बनाते हैं तो कैसा बनेगा, सोल्यूशन का बना लो भाई। क्या करते हैं, नीचे की लाइन में हम लेते हैं मोल फ्रिक्शन, मोल फ्रिक्शन जीटा, और ऊपर की लाइन में लेते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है, इस तरीके से। अगर हम लोग, क्योंकि हम देखे थे सोल्यूशन कैसे बनता था, जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होते थे, मिक्स होते थे, है ना। मान लो अगर हम बात करते थे कि अगर आपका एक सोल्यूशन जो है वो प्योर ए है, तो इसका क्या मतलब, प्योर ए का क्या मतलब, उसमें बी का मोल फ्रिक्शन नहीं है, जीरो होगा, बी होंगे ही नहीं, तो बी का मोल फ्रिक्शन क्या होगा, बोलो, जीरो होगा। और जो भी मोल फ्रिक्शन होगा वो किसका होगा, ए का होगा, वो भी कांस्टेंट होगा, है कि नहीं। तो बी का मोल फ्रिक्शन जीरो और ए का क्या है, कुछ ना कुछ। अगर ए का मोल फ्रिक्शन है तो वेपर प्रेशर किसका होगा, ए का होगा, बी का होगा नहीं, है ना। यानी जो पूरा का पूरा वेपर प्रेशर होगा किसका होगा, ए, वही उसका प्योर वेपर प्रेशर होगा, क्या होगा, प्योर। क्यों, क्योंकि इसमें मिलावट नहीं है। तो मान लो इसका प्योर वेपर प्रेशर कुछ आया, क्योंकि ऊपर वाली लाइन वेपर प्रेशर है, ये वाली मोल फ्रिक्शन है, तो इसका कुछ वेपर प्रेशर हम मान लेते हैं क्या है, पी नॉट ए,
ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम लोग माने, इसको मान लेते हैं ये लिक्विड बी है, प्योर लिक्विड भी है, प्योर लिक्विड है। प्योर लिक्विड अगर ये है, प्योर लिक्विड ये जो है ये बी है, प्योर बी है, तो बताओ इसमें मोल फ्रैक्शन किसका 0 हो जाएगा? ए का। और किसका होगा? बी का 1 होगा। जब बी का 1 होगा तो वेपर प्रेशर ए का होगा क्या? नहीं होगा, यानी किसका होगा? बी का होगा। किसका होगा वेपर प्रेशर? बी का होगा, यानी पी नॉट बी। अच्छा, थोड़ा सा हमने बी को ऊपर ए को नीचे किया है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में भी ऐसा ही बताया गया है। और ये क्यों किया गया है? ये इसलिए बताया गया है, थोड़ा सा दोनों में से हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि एक ज्यादा वोलेटाइल, एक क्या है? ज्यादा वोलेटाइल, है ना। जैसे माना गया है कि बी जो है, बी इज मोर वोलेटाइल, मोर वोलेटाइल देन ए। ये लेट कर लो आप, लेट किया गया। ए भी कर सकते हो, कोई वो केस नहीं है कि ये हमेशा ऊपर, ये नीचे कर दो, ये ऊपर कर दो। लेकिन अब एक स्टैंडर्ड हमारी बुक ने बताया है कि बी इज मोर वोलेटाइल देन ए, तो उसको फॉलो करते हैं। तो जो ज्यादा वोलेटाइल होगा तो उसको वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे? ए से। अब भाई बी सल्यूट है, क्या है? सल्यूट। और है क्या है? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट हम लोग क्या मान रहे हैं अगर देखा जाए तो? वाटर। और वाटर वैसे भी कम वोलेटाइल होता है। वाटर की वोलेटिलिटी क्या होती है? बहुत लेस वोलेटाइल, है ना। हाँ, बहुत अच्छा वोलेटाइल नहीं है, हाँ होता है लेकिन काफी लेस। तो उसके कंपेरिजन में सल्यूट जो लिया है वो ज्यादा ही होगा, इसलिए ऐसे कंसीडर कर रहे हैं कि सल्यूट ज्यादा वोलेटाइल है इससे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा है दोनों का वेपर प्रेशर, ये पी है, ये पी नॉट बी है। थोड़ा सा ऊपर नीचे इसलिए लिया है क्योंकि हमने एक, ठीक है, यहाँ कंसीडर किया है। फिर अगर इस लाइन को हम लोग मिला दें ऐसे, मैंने बोला स्ट्रेट लाइन जाती है, अभी दिखाया था ना, अभी दिखाया था ना, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में कैसी लाइन जाती है? स्ट्रेट लाइन। भाई हमारी तो स्ट्रेट नहीं बन रही है, आप लोग कोशिश करो स्ट्रेट बने, है ना। स्ट्रेट बनता नहीं है हमसे जल्दी, बहुत मुश्किल हो जाता है स्ट्रेट बनाना। नागिन जैसी लाइन बन रही है, ठीक है। हाँ, चलो ठीक, इसको स्ट्रेट लाइन समझो। तो ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। इस बार आई, पहले से ज्यादा 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 बड़ा हो गया ना डायग्राम। तो ये एक स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही हम लोग इसकी एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। ये वाली लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बी नहीं है, प्योर ए है, तो इस लाइन का प्रेशर जो होगा पीबी होगा, है ना, पीबी। तो इस लाइन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी और जीटा बी होगा। यहाँ देखो बी जो है 0 है, तो यहाँ का जो प्रेशर आएगा उसकी वजह से आएगा, ए की वजह से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए और जीटा। बोलो ठीक है। ठीक है। वेपर प्रेशर देखो यहाँ पर इसका आएगा ही नहीं। भाई वेपर प्रेशर जो है ए का क्या होगा? 0 होगा। ए का क्या होगा? यहाँ पर पी नॉट ए क्या होगा? 0। या पी ए क्या होगा? यहाँ 0। तो यहाँ पर क्या होगा? मैक्सिमम होगा पी ए। अच्छा, ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? ये वाली लाइन, ये लाइन है सोल्यूशन की। किसकी है? सोल्यूशन, यानी टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर यानी पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी और जीटा बी, ये वाली लाइन सोल्यूशन, ठीक है। ये सोल्यूशन की लाइन। ये इक्वेशन देखो, सोल्यूशन जो है ये मान लो y है, ठीक है, ये c है, और ये क्या है? m, और ये क्या है? x। तो x हो, x एक्सिस पर है मोल फ्रैक्शन, देखो x एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन, ठीक है। y एक्सिस पर प्रेशर है, सोल्यूशन का प्रेशर क्या है? सोल्यूशन का प्रेशर, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखो इंटरसेप्ट जो है c है, वो क्या है? पी नॉट है। ऐसे ही बी इक्वेशन वाले बी में क्या होगा? पी नॉट बी। तो इसका इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? पी नॉट है, ओरिजिन से नहीं जा रहा। और इसका क्या आ रहा है? पी नॉट बी। और जब कभी ऐसी इक्वेशन अगर इसको कोई फॉलो करती है इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को, तो वो क्या कहलाती है? स्ट्रेट लाइन। इसीलिए हम लोग क्या बनाए? स्ट्रेट लाइन बनाए, स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है। तो आज यहाँ पर देख लो, हम लोग यहीं पर आज फिनिश करेंगे।